क्या होगा अगर सरकार आपका फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप एक झटके में बंद कर दे? तो नेपाल में सेम यही चीज़ हुई है, ठीक है। पर नतीजा इतना बड़ा निकलेगा कि सड़कों पर खून बहा, 19 से ज़्यादा युवा मारे गए, ठीक है, और प्रधानमंत्री तक को अपना पद छोड़ना पड़ा। आज हम विस्तार से समझेंगे नेपाल का जेन जेड जैसा कि आप जानते होंगे और समझ भी चुकेंगे शुरू क्यों हुआ और कैसे आगे बढ़ा। परीक्षा जो यूपीएससी की परीक्षा है इसके लिए, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखो, अगर हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि नेपाल में 4 सितंबर को जो है नेपाल में सोशल मीडिया को, नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया को 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया, ठीक है, जिसमें कि फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, रेडिट आदि ये सभी आते थे, उसको बैन कर दिया गया। तो इसके अंदर सरकार की क्या स्टेटमेंट थी? सरकार का ये कहना था कि जो ये कंपनीज़ हैं ये नेपाल के नए पंजीकरण और निगरानी नियमों का पालन नहीं कर रही है, ठीक है। न्यू जो पंजीकरण और निगरानी नियमों का पालन नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन जो युवा थे उनको ये जो फैसला था ना, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा था। मतलब जो युवा थे, जिसकी वजह से जेन जेड फेमस हुआ वर्ड, उनको ये लग रहा था कि जो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे छीना जा रहा है। एक तरीके से ये बात ठीक भी है ना, क्योंकि अगर आप किसी से बात करने के लिए उन्हें नहीं छोड़ते और किसी एक साथ सभी चीज़ों को बैन कर देते तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। किससे बात करेगा कोई भी, क्योंकि आज के टाइम में किसी से बात करने का साधन नहीं है। तो इन शॉर्ट जो बात है, उनको लगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनसे छीनी जा रही है। इसी दौरान क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड चला। वो ट्रेंड क्या था? क्योंकि युवा थे तो इसीलिए नेपो किड्स करके एक ट्रेंड चला, ठीक है, जिसमें नेताओं और अफसरों के बच्चों की लग्जरी लाइफ और भ्रष्टाचार के किस्से उजागर हुए। मतलब आए दिन निकलते आ रहे थे, ठीक है। युवाओं को लगा कि देश में अवसर सिर्फ नेताओं और बाबुओं के बच्चों को ही मिलता, मतलब जो जिनकी पोस्ट बहुत बड़ी है या फिर कोई जाने पहचाने हैं तो उन्हीं को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये धीरे धीरे करके गुस्से में बदल के, और ये गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। इससे क्या हुआ? गुस्सा फूटा तो विरोध की आग निकल गई, है ना। तो विरोध की आग में क्या हुआ कि आज 8 सितंबर को, देखो इसका बेस कहाँ है, 4 सितंबर है। 8 सितंबर को मतलब 4 दिन के बाद क्या हुआ कि 4 दिन के बाद हज़ारों के आसपास जो युवा थे, जिनमें से बहुत सारे स्कूल के छात्र थे, वो सभी अपने काठमांडू संसद भवन के बाहर जमा हो गए, ठीक है। इसके बाद उनके हाथों में तख्तियाँ देखी गई, भ्रष्टाचार बंद करो और हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन प्रदर्शन जो था ना, प्रदर्शन धीरे धीरे करके बिल्कुल हिंसक हो गया, ठीक है। हिंसक कैसे हुआ? भीड़ ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की और कई सारी जो सरकारी इमारतें थी, गाड़ियाँ थी, उनमें आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ बुलेट और गोलियां तक चलाई। लेकिन इससे क्या हुआ? ये सारी चीज़ें करके देखो, पहला तो क्या हुआ था, भीड़ जो थी ना उसने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो चीज़ें थी, बहुत सारी सरकारी इमारत और गाड़ी, इनको आग लगा दी, ठीक है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। पुलिस का क्या था? पुलिस ने आंसू गैस का छिड़काव किया, रबड़ बुलेट गोलियां तक चला, जैसे कि बताया। अब इससे परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि कम से कम 19 के आसपास प्रदर्शनकारी जो हैं वो मारे गए, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा, मतलब जो संख्या इनकी 100 से ज़्यादा है, वो घायल हो गए, ठीक है। अब इससे हमें क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो कि मतलब पीएम को इस्तीफ़ा देना पड़ा? नेपाल के जो पीएम हैं इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे ये सब जब सारी चीज़ें हो गई तो इससे क्या होती, सरकार की हार हो गई, हालात बेकाबू हो गए और सरकार ने क्या किया कि 9 सितंबर को सोशल मीडिया बैन हटा दिया। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने सोशल मीडिया जो बैन था उसको हटा दिया गया। और लेकिन तब तक हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि संभाल में नहीं आते। नेपाल सेना को सड़कों पर उतार दिया गया, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेना के कब्जे में आ गया और उड़ानें रोक दी गई। जेलों में आगजनी हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों कैदी भाग निकले। जनता का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रधानमंत्री जो हैं, मतलब पीएम जो हैं यहाँ के, केपी शर्मा ओली है इनका नाम, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके साथ ही जो, एक तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, इनके साथ ही जो कृषि मंत्री और जल आपूर्ति मंत्री जो थे, उन्होंने भी अपना पद त्याग दिया, ठीक है, पद अपना छोड़ दिया, ठीक है। गहराई को अगर हम समझते हैं तो ये पूरी जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं? असल में जो ये आंदोलन है ना, ये सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का गुस्सा था जो भ्रष्टाचार और
भतीजावाद के खिलाफ था, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के खिलाफ था, ठीक है, सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी हो रही थी जिसके खिलाफ था। तो इसीलिए इस आंदोलन को जेड आंदोलन कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर प्रदर्शनकारी जो थे वो युवा थे और छात्र थे। ये आंदोलन हमें, अगर हम सोचें इससे पहले कोई ऐसा आंदोलन हुआ है, हाँ, तो वो कौन सा आंदोलन हुआ है कि मिडिल ईस्ट मतलब अरब स्प्रिंग, श्रीलंका का 2022 आर्थिक आंदोलन और म्यांमार का विरोध की याद दिलाता है, ठीक है। अगर हम यूपीएससी से समझें तो यूपीएससी से समझने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ कि देखो अभी जो करंट में न्यूज़ आई है वो एक तो ये थी कि केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और 19 लोग मारे गए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने जो चीज़ें कि मैं आपको बता चुकी, काठमांडू हवाई अड्डा बंद हो गया, सेना पुलिस ने जनता में शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन इस बीच में एक नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, वो नाम क्या है? बलेंद्र शाह। और ये बलेंद्र शाह है कौन? जो बलेंद्र शाह है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रूप से बैलन शाह के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। बैलन शाह के नाम से इनको फेमस किया गया है। और ये काठमांडू के क्या थे? ये काठमांडू के मेयर थे, ठीक है, काठमांडू मेयर, ठीक है। वे सिविल इंजीनियर में शिक्षित, रैपर और आज़ादी की आवाज़ बनकर उभरने वाले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने एकदम से नया मोड़ दे दिया इस केस को, ठीक है। उनकी लोकप्रियता की अगर हम बात करते हैं युवा आंदोलन के प्रतीक के रूप में बढ़ी है, जिसने भ्रष्टाचार, जात पात, आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई। कई युवा उन्हें अगले उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी आवाज़ उठी तो नॉर्मल सी बात है, अब इस्तीफा भी दे दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये एक तरीके से राजनीतिक युग की शुरुआत का संकेत है। तो नेपाल की अगर राजनीतिक अस्थिरता का अगर हम इतिहास देखें तो नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में 2008 से लेकर के अब तक प्रेजेंट टाइम तक 14 डिफरेंट सरकारें देखी गई हैं, लेकिन कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने अपना कार्यकाल मतलब पूरा चला हो, है ना। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र वापस आया, जिसमें कि 2006 में राजतंत्र का अंत हुआ, 2008 में संविधान लागू हुआ। ये तो उसका बेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बलेंद्र शाह की बात कर चुकी, तो अगर हम एक चीज़ सोचें तो वो क्या है कि नेपाल जो है वो नया युग है या फिर पुराना दौर है। हमारा पड़ोसी देश है, मतलब भारत और चीन की निगाह जो है नेपाल के ऊपर टिकी होती है। इसे सैंडविच भी बोला जाता है ना, क्योंकि देश की राजनीतिक दिशा बदल रही है समय के साथ। तो अब सवाल क्या उठता है, क्या बेलन जैसे जो युवा आवाज़ों से देश का एक नैतिक जवाबदेह नेतृत्व की ओर बढ़ेगा या फिर अस्थिरता बनी रहेगी? तो नेपाल का जो जेड आंदोलन है, मुझे लगता है ये सिर्फ विरोध नहीं है ना, ये एक बदलाव की पुकार है। तो ये सब तो बातें होगी हमारी। और इसके अलावा हम यूपीएससी के लिहाज से देखें तो इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यूपीएससी लेंस की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी लेंस में शासन व्यवस्था और लोकतंत्र में देखें तो इंटरनेट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है, सीधे लोकतंत्र के मूल्य को प्रभावित कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, डिजिटल सेंसरशिप की बात करें तो इंटरनेट बंद करना दुनिया के लिए ना, दुनिया में हर किसी कंट्री के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है ना। यूपीएससी में इससे जुड़े सवाल अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और ऐसे में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के संबंध को देखें तो नेपाल की अस्थिरता भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक खुली सीमा है। सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय राजनीति पर असर होगा इन सब चीज़ों से, है ना। युवा आंदोलन का महत्व देखें तो जेन जेड अब सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि सक्रिय चेंज मेकर हैं। जिस तरीके से ये एकदम से उभर करके बाहर आए हैं तो अब आप इनकी आवाज़ों को शांत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि नेपाल के जेन जेड आंदोलन हमें सिखाता है कि इंटरनेट बंद किया जा सकता है, लेकिन जनता की आवाज़ को दबाना असंभव है। क्योंकि आजकल क्या किया जाता है, एक हथियार की तरह इंटरनेट बंद कर देना और सोशल मीडिया को बैन कर देना, इन सब चीज़ों को करके ना आवाज़ को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये आंदोलन आने वाले समय के लिए पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा को तय कर रहा है ना। और इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो बेलन शाह जैसे जो नेता हैं शायद आज युवाओं का विश्वास बन गए हैं, है ना। जिस तरीके से उभर कर के आए, तो ये सिर्फ राजनीति ही नहीं है, ये एक नैतिक क्रांति की शुरुआत है। पूरा सही, मतलब मैं बोलूँ पूरा यही है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप क्या बनना चाहते हैं, बदलाव या ठहराव? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये टोटल मिला करके हमारा नेपाल का टॉपिक था, जो कि करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुझे लगा इसकी वीडियो बनानी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज़। आगे वाले वीडियोज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसे भी आपको वीडियो लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन आप दबाएँ। पहली बात तो ये, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें अगर आपको मेरे कंटेंट समझ आते हैं या पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच।